नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया की एक अहम तकनीक के बारे में। जी। इसका नाम है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? थोड़ा सा, पर इसे हम रैग कहेंगे आसानी के लिए। हाँ, रैग। तो एआई तो आजकल हर जगह है, हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसी जानकारी देता है जो या तो पुरानी है या बिल्कुल गलत। बिल्कुल, जिसे मति भ्रम या हेलुसिनेशंस कहते हैं। मतलब एआई का अपनी तरफ से कुछ भी बना देना। सही। और यहीं पर रैग काम आता है। ये एआई को स्मार्ट और भरोसेमंद बनाने का एक तरीका है, ऐसा मैंने पढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये एआई को बाहरी ताज़ा जानकारी से जोड़ने का एक तरीका है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है ये रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन रैग एआई का भविष्य नाम के एक लेख पर आधारित है। लेखक हैं कंटेंट कैटलिस्ट। और हमारा मकसद ये है कि रैग को आसान भाषा में समझें। ये है क्या, क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है, बिना ज्यादा टेक्निकल हुए। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि सब आसानी से समझ पाएं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, पेशेवर हों या रिसर्चर्स। बढ़िया। तो शुरू करते हैं। रैग आखिर है क्या और क्यों हमें मतलब आम यूजर को या किसी पेशेवर को इसकी परवाह करनी चाहिए? देखिए, इसे ऐसे समझिए, आप चैट जीपीटी जैसे किसी एआई से कुछ पूछते हैं। हाँ। अब वो सिर्फ अपनी पुरानी मतलब जो भी उसकी ट्रेनिंग हुई है उसके आधार पर अंदाजा लगाने के बजाय अच्छा। फौरन जाए और किसी भरोसेमंद सोर्स से जैसे कोई लेटेस्ट रिपोर्ट या वेबसाइट से सही जानकारी निकालकर आपको दे। अरे वाह, मतलब रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल, रैग का सार यही है। ये दो चीजों को जोड़ता है। पहला रिट्रीवल यानी जानकारी ढूंढना, ठीक है। और दूसरा जनरेशन यानी उस जानकारी के आधार पर जवाब बनाना। तो ये एआई को सिर्फ याद करने वाला नहीं बल्कि एक तरह का रिसर्चर बना देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एआई को एक रिसर्चर की तरह सोचने की क्षमता देता है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन जो पारंपरिक एआई मॉडल हैं जैसे बड़े भाषा मॉडल या एलएलएम्स, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते? उनमें क्या कमी है? देखिए, जो पारंपरिक एलएलएम्स है वो बहुत सारे डेटा पर ट्रेन तो होते हैं, अरबों खरबों शब्दों पर। हाँ, सुना है। लेकिन उनकी जानकारी वहीं तक सीमित होती है जहां उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई। वो एक तरह से एक लाइब्रेरी की तरह है जिसमें नई किताबें नहीं आ रही हैं। अच्छा, मतलब अपडेटेड नहीं रहते वो। बिल्कुल, उनका ज्ञान स्टैटिक होता है, रुका हुआ। इसलिए वो कई बार पुरानी या गलत जानकारी दे देते हैं। वो मति भ्रम वाली बात जो आपने कही थी। हाँ हाँ। आरएजी इसी समस्या का हल है। ये उस बंद लाइब्रेरी का दरवाजा खोलता है। ये एआई को ये ताकत देता है कि वो जरूरत पड़ने पर बाहर झांक सके। बाहर मतलब कहाँ? बाहर मतलब कंपनी के अपने डेटाबेस में, किसी खास नॉलेज बेस में, या फिर सीधे इंटरनेट पर मौजूद ताज़ा जानकारी तक। अच्छा। तो जब आप सवाल पूछते हैं, रैग सिस्टम पहले ये देखता है कि इस सवाल से जुड़ी सबसे ताज़ा और सही जानकारी कहाँ मिलेगी। वो उसे ढूंढता है। ठीक है। फिर उस नई जानकारी को लेकर वो एआई मॉडल को देता है। हाँ। और कहता है कि अब इसके आधार पर जवाब बनाओ। समझ गया। तो इससे जो जवाब बनते हैं वो ज्यादा फैक्ट बेस्ड होते होंगे। बिल्कुल, ज्यादा तथ्यात्मक, ज्यादा सटीक, और क्योंकि वो ताज़ा जानकारी पर आधारित है इसलिए ज्यादा उपयोगी भी। हाँ। और सबसे बड़ी बात, इससे एआई पर भरोसा बढ़ता है, जो आजकल बहुत जरूरी है ना, जब हम एआई को इतने जरूरी कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये भरोसे वाली बात तो बहुत अहम है। एआई पर आंख बंद करके भरोसा तो नहीं कर सकते अभी। जी। अच्छा, तो ये तकनीक असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मतलब इसके यूज केसेस क्या हो सकते हैं? इसके फायदे कई लोगों के लिए हैं। छात्रों से शुरू करते हैं। हाँ, छात्रों के लिए कैसे? छात्रों के लिए ये एक सुपर स्मार्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है। हाँ। सोचिए, कोई छात्र इतिहास पढ़ रहा है और आरएजी वाला टूल न सिर्फ टेक्स्ट बुक की जानकारी दे बल्कि किसी हालिया रिसर्च पेपर का हवाला भी दे दे, या किसी म्यूजियम की वेबसाइट से जुड़ी तस्वीर दिखा दे। अरे वाह, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, और साथ में सोर्स भी बताएगा कि जानकारी कहाँ से आई है। तो छात्र को पता रहता है कि ये भरोसेमंद है। ये उन्हें अंतहीन गूगल सर्च से बचाता है। सही कहा, ये तो बहुत बढ़िया है। और पेशेवरों के लिए उनके काम में कैसे मदद कर सकता है ये? पेशेवरों के लिए तो इसके फायदे और भी साफ है। जैसे ग्राहक सेवा में सोचिए। हाँ। आरएजी सिस्टम ग्राहक के सवाल के जवाब में कंपनी के नॉलेज बेस या प्रोडक्ट मैनुअल से तुरंत सही जानकारी निकाल सकता है।
इससे ग्राहक को फटाफट और सटीक जवाब मिलता है। एजेंट का भी समय बचता है। हाँ, ये तो है। या फिर मार्केटिंग टीम को देखिए, आरएजी बाजार के ताज़ा रुझानों, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इन सब का विश्लेषण करके बेहतर रणनीति बनाने में मदद कर सकता है। कानूनी क्षेत्र में वकीलों को पुराने केस या नए नियम खोजने में मदद मिल सकती है। लेख में बैंक वाला उदाहरण भी था। हाँ, लोन एडवाइस वाला। जी, रैग ये सुनिश्चित कर सकता है कि लोन की सलाह देते वक्त बैंक के नियम और सरकारी रेगुलेशंस जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, उनका ध्यान रखा जाए। इससे गलती की गुंजाइश कम होती है और कंप्लायंस भी बना रहता है। ये कंप्लायंस वाली बात तो बैंकिंग जैसे सेक्टर में बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा, और रिसर्चर्स के लिए उनके किस काम आ सकता है ये? रिसर्चर्स के लिए तो ये कह सकती हूँ कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, विज्ञान और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में हर रोज इतनी रिसर्च छपती है कि किसी इंसान के लिए सब कुछ पढ़ना नामुमकिन सा है। हाँ, ये तो है। रैग वाले एआई सिस्टम्स इन हजारों लाखों रिसर्च पेपर्स को छानकर नए पैटर्न ढूंढ सकते हैं, रुझान बता सकते हैं, यहां तक कि नई हाइपोथेसिस यानी नई रिसर्च के आइडिया भी सुझा सकते हैं। सच में? मतलब ये एआई खुद नए आइडिया दे सकता है? डेटा में छिपे कनेक्शन को देखकर, जैसे हजारों कैंसर रिसर्च पेपर्स का विश्लेषण करके ये बताना कि कौन से नए ड्रग टारगेट हो सकते हैं, या अलग-अलग स्टडीज के नतीजों में कहाँ विरोधाभास है, ये बताना। ये तो कमाल है। जी, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी, जैसा लेख में बताया गया है, ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियां आरएजी का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि एआई मुश्किल कोड को डीबग करने में मदद कर सके। वो इंटरनेट पर मौजूद कोड और डॉक्यूमेंटेशन से सीख कर ये करता है। तो ये एआई को सिर्फ जवाब देने वाला नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला पार्टनर बना रहा है। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्टनर। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लग रहा है। छात्रों से लेकर रिसर्चर्स तक सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। पर अभी सवाल आता है कि ये होता कैसे है, मतलब पर्दे के पीछे ये आरएजी काम कैसे करता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। लेख के मुताबिक ये 3 मुख्य स्टेप्स में काम करता है। जी हाँ, मोटे तौर पर 3 चरण हैं। तो जब सिस्टम को कोई सवाल मिलता है, वो पहले जानकारी ढूंढता है अपने नॉलेज बेस में। जी, और ये नॉलेज बेस कुछ भी हो सकता है, कंपनी की अपनी फाइलें, विकिपीडिया, कोई खास डेटाबेस। और ये ढूंढता कैसे है? क्या ये गूगल सर्च जैसा है? उससे थोड़ा स्मार्ट है। अक्सर इसमें वेक्टर डेटाबेस इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर डेटाबेस, ये क्या होता है? आसान शब्दों में ये तकनीक शब्दों और वाक्यों को गणितीय रूप दे देती है, वेक्टर्स में बदल देती है। इससे सिस्टम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मतलब के आधार पर मिलती जुलती जानकारी ढूंढ पाता है। अच्छा, मतलब कॉन्सेप्ट समझता है। हाँ, काफी हद तक। ये सुनिश्चित करता है कि जो जानकारी निकाली जा रही है वो सवाल के संदर्भ में वाकई काम की हो। ठीक है, तो पहला स्टेप हुआ जानकारी ढूंढना यानी रिट्रीवल। इसके बाद दूसरा कदम आता है ऑगमेंटेशन, मतलब संवर्धन। ऑगमेंटेशन? हाँ, जो जानकारी पहले स्टेप में मिली उसे अब मूल सवाल या प्रॉम्प्ट के साथ जोड़ दिया जाता है। अच्छा, मतलब एआई को सवाल के साथ साथ उससे जुड़ी जानकारी भी दे दी जाती है। बिल्कुल, जैसे आप किसी को कोई काम सौंपें और साथ में उसे करने के लिए जरूरी नोट्स या ब्रीफिंग भी दें। ये एआई के लिए प्रॉम्प्ट को ज्यादा जानकारीपूर्ण बना देता है, उसे कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। ये बढ़िया। इसी से शायद वो मति भ्रम कम होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब एआई सिर्फ अपनी याददाश्त पर निर्भर नहीं है, उसके पास ताज़ा प्रासंगिक जानकारी है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। ये पारंपरिक एलएलएम से इसे अलग बनाता है। समझ गया। तो रिट्रीवल हो गया, ऑगमेंटेशन हो गया, अब तीसरा और आखिरी स्टेप। तीसरा स्टेप है जेनरेशन यानी उत्पादन। मतलब अब जवाब बनेगा? हाँ, अब एआई मॉडल इस ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट को लेता है, यानी मूल सवाल प्लस मिली हुई जानकारी, और इसके आधार पर फाइनल जवाब तैयार करता है। और क्योंकि उसके पास अब सही संदर्भ और ताज़ा जानकारी है। बिल्कुल, इसलिए जो जवाब बनता है वो ज्यादा सटीक होता है, ज्यादा भरोसेमंद होता है और विषय के ज्यादा करीब होता है। नतीजा बेहतर और उपयोगी जवाब। वाह, तो वो शेफ वाली मिसाल यहाँ फिट बैठती है। हाँ, वो मिसाल अच्छी थी। शेफ एआई को ऑर्डर, सवाल मिला, उसने फ्रिज नॉलेज बेस खोला, ताजी सामग्री जानकारी निकाली, रिट्रीवल, उसे अपनी रेसिपी प्रॉम्प्ट में मिलाया, ऑगमेंटेशन, और फिर बढ़िया डिश जवाब तैयार की, जनरेशन। बिल्कुल सही, ये प्रक्रिया को अच्छे से समझाता है। अच्छा, ये प्रक्रिया कितनी कुशल है? मतलब क्या इसे लागू करना बहुत मुश्किल या महंगा है? देखिए, इसमें कुशलता और स्केलेबिलिटी दोनों है। मतलब इसे जरूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है।
और इसे बनाने में मदद के लिए आजकल अच्छे फ्रेमवर्क्स भी उपलब्ध हैं, जैसे लैंगचेन या लामा इंडेक्स का नाम लेख में था। हाँ, लैंगचेन और लामा इंडेक्स, ये क्या है? इन्हें आप डेवलपर्स के लिए एक तरह का टूल किट समझ सकते हैं। ये रैग सिस्टम के अलग अलग पुर्जों को, जैसे डेटा सोर्स, रिट्रीवल मेथड, LLM को आपस में जोड़ने और मैनेज करने में मदद करते हैं। अच्छा, तो ये काम को आसान बनाते हैं? जी, काफी आसान बना देते हैं। डेवलपर्स को सब कुछ शून्य से नहीं बनाना पड़ता, वो तेजी से रैग एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये तो बढ़िया है। तो तकनीक तो समझ आ गई, अब वापस आते हैं असल दुनिया के फायदों पर। हमने कुछ उदाहरण तो देखे, थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। जरूर। छात्रों के लिए आपने बताया था कि ये पर्सनल ट्यूटर जैसा हो सकता है। हाँ, सोचिए कोई छात्र फिजिक्स पढ़ रहा है और उसे क्वांटम मैकेनिक्स का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ, मुश्किल होता है वो। रैग वाला टूल ना सिर्फ टेक्स्ट बुक की परिभाषा देगा, बल्कि शायद किसी मशहूर प्रोफेसर के लेक्चर का वीडियो क्लिप ढूंढ लाए या कोई इंटरैक्टिव सिमुलेशन का लिंक दे दे। ये सीखने को बहुत इंगेजिंग बना सकता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। और पेशेवरों के लिए उत्पादकता के अलावा आपने जोखिम कम करने की बात कही थी। जी, वो बैंक वाला उदाहरण फिर से लेते हैं। हाँ, अगर RAG सिस्टम ये पक्का करता है कि लोन सलाहकार हमेशा लेटेस्ट नियमों के हिसाब से ही सलाह दे रहा है, तो इससे सिर्फ ग्राहक सेवा ही बेहतर नहीं होती, बैंक बड़े जुर्माने या कानूनी झमेलों से भी बच सकता है। सही बात है। इसी तरह दवा कंपनियों में ये सुनिश्चित कर सकता है कि मार्केटिंग का सामान हमेशा रेगुलेटरी गाइडलाइंस के मुताबिक हो। छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल। और रिसर्चर्स के लिए क्या ये सिर्फ जानकारी ढूंढने में ही मदद करता है या और कुछ भी? नहीं, सिर्फ ढूंढने तक सीमित नहीं है। जैसा हमने पहले बात की, ये पैटर्न पहचानने में मदद कर सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे सिस्टम की जो मेडिकल रिसर्च के डेटा को देखकर ये बता सके कि कौन सी दवाएं साथ में देने पर अप्रत्याशित साइड इफेक्ट्स दिखा सकती हैं, या कौन से अलग-अलग प्रयोगों के नतीजों को मिलाकर कोई नई दिशा मिल सकती है। अरे वाह! जी, लेख में भी था कि OpenAI और गूगल जैसी कंपनियां रैग का इस्तेमाल करके AI को खास कामों में माहिर बना रहे हैं, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में मदद करना या जटिल कोड को डीबग करना। ये दिखाता है कि रैग सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि गहरी विशेषज्ञता के लिए भी बहुत जरूरी है। ये तो सच में बहुत जबरदस्त फायदे हैं। लेकिन क्या सब कुछ इतना अच्छा ही है या इसमें कुछ चुनौतियां, कुछ मुश्किलें भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। कोई भी नई तकनीक बिना चुनौतियों के नहीं आती। रैग के साथ भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। जैसे कि? सबसे बड़ी चिंता तो डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा की है। हाँ, वो तो है। जब रैग सिस्टम कंपनी के अंदरूनी दस्तावेजों या ग्राहकों के डेटा को एक्सेस करता है, तो ये पक्का करना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सुरक्षित रहे, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल। दूसरी चुनौती लागत की हो सकती है। बड़े पैमाने पर RAG सिस्टम चलाने में कंप्यूटिंग पावर और रखरखाव का खर्च आ सकता है, खासकर अगर नॉलेज बेस बहुत बड़ा है या उसे लगातार अपडेट करना पड़ता है। और एक तकनीकी चुनौती भी है, वो है सही जानकारी को सटीक रूप से ढूंढना। कभी-कभी रिट्रीवल सिस्टम ऐसी जानकारी भी निकाल सकता है जो पूरी तरह से प्रासंगिक ना हो। इसे रिट्रीवल नॉइज कहते हैं। ये अंतिम जवाब की क्वालिटी को खराब कर सकता है। अच्छा, तो ये दिक्कतें हैं। तो क्या इनका कोई हल है या RAG को अपनाने में रुकावट बनेगी? नहीं, अच्छी बात यह है कि इन पर लगातार काम हो रहा है और समाधान भी निकल रहे हैं। अच्छा। डेटा प्राइवेसी के लिए बेहतर इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और डेटा को एनोनिमाइज करने यानी उससे पहचान छिपाने के तरीके बन रहे हैं। लागत कम करने के लिए ज्यादा कुशल वेक्टर डेटाबेस और एल्गोरिदम विकसित हो रहे हैं। और वो रिट्रीवल नॉइज वाली समस्या का क्या? उसके लिए भी तरीके हैं, जैसे फाइन ट्यूनिंग। इसमें रिट्रीवल मॉडल को खास तरह के डेटा या सवालों के लिए बेहतर बनाया जाता है। साथ ही हाइब्रिड तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, जहां कीवर्ड सर्च और सिमेंटिक सर्च मतलब के आधार पर खोज को मिलाया जाता है। तो हाँ, चुनौतियां हैं, पर तकनीक लगातार बेहतर हो रही है और इन बाधाओं को दूर करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। चलिए, सुनकर अच्छा लगा कि इस समाधानों पर भी काम हो रहा है। तो अब भविष्य की बात करते हैं। आगे क्या? RAG का फ्यूचर कैसा दिखता है?
मुझे लगता है आरएजी का भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जाएगा, रैग जैसी तकनीकें और भी जरूरी होती जाएंगी। एआई मॉडल्स जितने ताकतवर होंगे, उन्हें दुनिया की ताज़ा और सही जानकारी से जोड़े रखना उतना ही ज्यादा जरूरी होगा। बात तो सही है। रैग इस जरूरत को पूरा करने का एक बहुत कारगर तरीका है। और एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो है मल्टी मॉडल एआई के साथ इसका जुड़ना। हाँ, वो बहुत रोमांचक संभावना है। अभी तो एआई ज्यादातर टेक्स्ट पर काम करता है जी पर भविष्य में वो इमेज, ऑडियो, वीडियो सब समझेगा। जी। तो सोचिए, आप एआई से किसी मशीन के पुर्जे के बारे में पूछें और आरएजी न सिर्फ टेक्स्ट में बताए बल्कि उस पुर्जे की तस्वीर या उसे ठीक करने का वीडियो क्लिप भी ढूंढ लाए। बिल्कुल, रैग सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं रहेगा, ये हर तरह की मल्टीमीडिया जानकारी निकाल सकेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सबके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, छात्रों को शायद ऐसे पाठ मिलें जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब मिलाकर कॉन्सेप्ट समझाएं। प्रोफेशनल्स के काम और ज्यादा ऑटोमेट हो पाएंगे, जहां एआई विजुअल डेटा का भी विश्लेषण कर सके। और रिसर्चर्स अलग-अलग तरह के डेटा को टेक्स्ट, इमेज, लैब डेटा एक साथ मिलाकर और भी गहरी खोजें कर पाएंगे। रैग एआई को सिर्फ जानकारी देने वाले से आगे ले जाकर समझ प्रदान करने वाला सहयोगी बनाने में मदद करेगा। ये तो वाकई भविष्य की अच्छी तस्वीर लगती है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? सार क्या है? सार ये है कि आरएजी एआई को स्मार्ट, भरोसेमंद और असल दुनिया से जुड़ा हुआ बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। हाँ, ये एआई को उसकी ट्रेनिंग की सीमाओं से बाहर निकालकर रियल टाइम बाहरी ज्ञान से जोड़ता है। बिल्कुल, ये पहले सही जानकारी ढूंढता है, रिट्रीवल, फिर उससे एआई के प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाता है, ऑगमेंटेशन, और आखिर में उस बेहतर प्रॉम्प्ट से ज्यादा सटीक और भरोसेमंद जवाब बनाता है, जनरेशन। ये एआई के मतिभ्रम को कम करने और उसे हमारे लिए ज्यादा उपयोगी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जी हाँ, और ये सब हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। कैसा सवाल? कि जैसे जैसे एआई, आरएजी जैसे तरीकों से रियल टाइम जानकारी को इतनी आसानी से एक्सेस करने और समझने में बेहतर होता जाएगा, तो फिर जानने का मतलब क्या रह जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ज्ञान सिर्फ जानकारी तक तुरंत पहुंच बना लेना है, या फिर गहरी समझ, संदर्भ को जोड़ना, आलोचनात्मक सोच, ये सब मानवीय गुण अभी भी जरूरी रहेंगे? हाँ, ये तकनीकें ज्ञान और विशेषज्ञता के बारे में हमारी पुरानी धारणाओं को कैसे बदल रही हैं, और भविष्य में इंसान की बुद्धि और मशीन की बुद्धि के बीच संतुलन कैसा दिखेगा? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलके खोजना होगा।